चैप्टर 4 के भाग 4 में डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं मोहित भट्टाचार्य जी की बुक के सारे चैप्टर्स। यू ऑल आर वेलकम। सो न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 4 पार्ट 2 अप्रोचेस, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। सो डियर स्टूडेंट, देयर कुड बी मेनी टाइपोलॉजीज जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। टाइपोलॉजीज का मतलब है सिंपल टाइप्स, राइट? So there was this Professor Talcott Parson, sociologist, has a scheme of classification. इन्होंने classification किया, इन्होंने बांटा organizations को type of functions पे या goal serve जो कर रही हैं, उनके functions क्या हैं या जो goal serve कर रही हैं organizations। तो इसके अनुसार 4 तरीके की organizations आपको देखने को मिल रही है प्रोफेसर पार्सन के अनुसार। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम है प्रोडक्शन करना, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना फॉर द कंजम्पशन पर्पस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियस सी बात है, लॉ से रिलेटेड, साथ में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इससे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल ऑटोमोबाइल कोई कंपनी है, टाटा, राइट? And then there is integrative organization. So there are parts in the society और उनका काम क्या होता है, चीजों को बांध के रखना। For an example, it could be related to nationalist viewpoint. So organizations that are concerned with the nationalist viewpoint or giving a cohesion in the society. And pattern maintenance organizations. So there could be जो pattern चला रहा है, particularly जो cultural aspect है या family values हैं या फैमिली या मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल एस्पेक्ट है, चर्च हो गया, मंदिर हो गया, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, पैटर्न को मेंटेनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस इन द सोसाइटी, राइट? सो दैट इज हाउ द क्लासिफिकेशन हैज बीन डन बाय टैलकट पार्सन। सेम अप्रोच बाय कार्ड्स एंड कान, रॉबर्ट कान, डैनियल कार्ड्स। प्रोडक्शन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सेम प्रोडक्शन जो हो रहा है, चीजों को खपत होगी, उसका उपयोग होगा, राइट? मैनेजरियल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब यूनिट्स को मैनेज करना, चीजों को कंट्रोल करना सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेज करना चीजों को, ठीक है? सो टू मेक थिंग्स वर्क टुगेदर, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग दैट। देन देयर कुड बी अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर क्रिएटिंग नॉलेज एंड डेवलप टेस्ट थ्योरी। सो क्रिएशन ऑफ नॉलेज हो रही है, वहां पर नई नई थ्योरीज आ रही हैं और डेवलप करा जा रहा है उनको थ्योरीज को, और फिर जो समाज है वहां पर उन थ्योरीज को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे ये कुछ थ्योरीज है, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट पॉजिटिज्म। So what is the center of these? Where they are produced? Obviously, they are produced in the universities mostly, right? Okay. So over here, you see, they have also written this book, and the source of the approaches in the book of Mohit Bhattacharya is this book, The Social Psychology of Organizations, Daniel and Robert. So then there are maintenance organizations, same as we saw in the last of the classification. These try to maintain the society. For example, to give a very spiritual angle to the institution of marriage. So that comes from the church or from the religious bodies, the sanctity of marriage, or to have family or not. These kind of things, maintenance, they maintain the things in the society. So these are the another sort of classification that we have seen. Now moving forward, so डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 22 मई से, और आपको एससी लाइव कोड का यूज करते हुए भारी डिस्काउंट का भी फायदा हो सकता है। दीज आर नेम्स ऑफ माय इनिशियल, शेखर चौधरी। वी विल हैव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, आंसर राइटिंग लाइव सेशंस, और 12 टेस्ट सीरीज इन विच 8 वुड बी sectional and 4 would be full length. Make yourself admitted into the course and
we can assure you will get your rank. Moving forward, Cards and Kahn, 4 basic characteristics of organization. So there are another, as we have seen in the classification, now they have given characteristics also of the organization. So first is basis of throughput. So now there is this system, if you have ever heard system model, input, throughput और output, right? So जो throughput होता है, यहाँ पर चीजें होती हैं transform. It could be anything. It could be a policy also. Policy came, demand came, it went into different mode. It was given a new form and it came into output as a law. या men का transformation, material का transformation. तो throughput के basis पे. So you see that. Then there are second, expressive and instrumental. So over here, people are expressing support for LGBT community. Over here, this multicolor flag. So वो केवल कुछ basis ऐसे भी हो जाते हैं जहां पर केवल लोग express करने आते हैं organizations के through. It could be any NGO for LGBT community. They are not having any tangible benefit out of it. कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी जा रहे हैं express करने, solidarity express करने, support express करने, right? Then there could be instrumental, जहां पर आप use कर रहे हैं उस organization का अपने कुछ tangible benefits के लिए, पैसा मिल रहा है, opportunity मिल रही है, right? Then third organization could be structure itself of the organization, boundaries के आधार पे भी हम देख सकते हैं characteristics. कुछ organization परमिएबल बाउंड्री बनाती है, इम्परमिएबल मतलब जो इंटरैक्शन है सोसाइटी के साथ वो रखती हैं ओपन फॉर्म में, कुछ नहीं रखती हैं, राइट? एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन भी है वहां पर, हायरार्की में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब यूनिट्स में कैसे बटी हुई हैं इसके आधार पे भी. मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इट कुड बी organization which want to maintain status quo. Many a time bureaucracy is considered to be a type of organization where it want to maintain status quo. Then it could be change oriented also. If it want to use its fuel, its energy, be it in monetary term, be it in human resource term, to change. So there could be manner of utilization of resources at disposal. These are the organization जो कि हमें फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी. अब टाइपोलॉजी ऑन बेसिस ऑफ कंप्लायंस. कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस का मतलब है कि लोअर पार्टिसिपेंट कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं अथॉरिटी के साथ, कैसे बात मानवाई जा रही है इनके थ्रू. सो एड्जियोनी हैज गिवन दिस ऑथोरिटी बेसिस एंड कंप्लायंस बेसिस प्रोफेसर एमिटाई एड्जियोनी, राइट? सो ही हैज गिवन अनदर way to see the organization in terms of basis of compliance. So nature of lower participant involved, कितने वो सहमत हैं, असहमत हैं. Over here you see authority का basis क्या है? coercion. coercion यहां पर है कि किसी पे दबाव डाल के चीजें किए जा रही है. So जो compliance है alienated होगा, वो बहुत मन से उसको नहीं मानेगा, पर coercion है, दबाव है, मानना पड़ सकता है पर उसका मन नहीं है. रेम्यूनरेशन मतलब आपको पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, तो यहां पर कैलकुलेटिव होगा, जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करूंगा. यूटिलिटेरियन व्यू है, जितनी मेरी यूटिलिटी है मैं उतना ही आउटपुट दूंगा क्योंकि मुझे इतना ही क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. देन नॉर्मेटिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, नॉर्म्स या फिर वैल्यूज को भी. यहां पर कुछ परसुएशन करना है, किसी को मनाना है. सो वी आर ऑफरिंग सम वैल्यूज. देयर वुड बी इक्वालिटी, देयर वुड बी इंडिपेंडेंस इन द कंट्री इफ यू विल कम अलोंग विद अस. देन द सपोर्ट वुड बी मॉरल टाइप. basis is morality because you are giving some norms, you are giving should be, ought to be, standard ऐसा होगा, ऐसे norms होंगे, promise, values, moral, support, right? So these are the another type of typology that we are seeing from the eye of Etzioni.
Now, typology on the basis of consumers. So there could be consumers, और उनके अनुसार जो typology है पीटर ब्लाउ एंड स्कॉट, प्रिंसिपल ऑफ स्यूबोनो. स्यूबोनो मतलब जिसको लाभ मिल रहा है, one who gets benefit, right? So mutual benefit organization. Over here you see in this type of organization जो व्यक्ति भाग ले रहा है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो यहां पर है वो स्वयं अपना हेल्प कर रहे हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप म्यूचुअल, खुद ही का हेल्प हो रहा है, ठीक है. बिजनेस कंसर्न, यहां पर जो पैसा लगा रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओन कर रहा है, राइट. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यू मस्ट हैव हर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. वहां पर बिजनेस कंसर्न में पैसे लगे हुए लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है. Then there are service organizations which are there to help out people. For an example, Child Right and You, CRY. This is a NGO. It helps to students. Students को बच्चों की पढ़ाई के लिए ये NGO है यहाँ पर. साथ में Commonweal. कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम है केवल और केवल दूसरों की हेल्प करना, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत भवन है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और उनका या फिर रिफ्यूजी बॉडी है, कोई यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी बॉडी है, कोई भी जिसका काम ही दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करना है. जैसे पंचायत भवन में लगी हुई है लाइन चीजों को या तो सुविधाएं को लेने में, तो इसका उद्देश्य ही है लोगों की हेल्प करना, राइट. सो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द अनदर टाइपोलॉजी दैट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड. ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और कोई भी काम यदि कराना है वहां पर ऑर्गेनाइज करना चीजों को बहुत जरूरी है, राइट. सो दीज आर द सम ऑफ द टाइपोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच वी हैव सीन द ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स. द थ्योरी बिल्डिंग in the public administration has been going on, but we know the theory building part of public administration is more from the actionable part. जैसे हमने इसके पहले पार्ट्स में भी लेक्चर के पढ़ा था, तो कुछ प्रिंसिपल्स हुए और उनसे थ्योरीज का क्या होता है, एक उदय होता है, एक सिंथेसाइज होता है. सो यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं जो कि अलग अलग हैं. एक ग्रुप है दैट स्टैंड आउट एज डिस्टिंक्ट क्लस्टर advocating one best way of structuring the organizations, और यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी है. इनका ये मानना है, पर्टिकुलरली जब यहाँ पर वन बेस्ट वे बताया जा रहा है तो क्लासिकल मॉडल का बताया जा रहा है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. FW टेलर जी ने तो कहा ही था, यू नो, दैट देयर इज वन बेस्ट वे. हाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन बेस्ट वे इज बाय ट्राइंग आउट, यूजिंग न्यू मेथडोलॉजी, using scientific methods, and one best way is applicable to everywhere. So it is more or less a closed type of organization, जहां पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जहां पर एक rigidity देखने को मिल रही है, right. Then second group is ये less orthodox हैं, इतने orthodox नहीं है, और flexible भी ज्यादा हैं. इनके अनुसार the organization has to change according to the time or according to the requirement. तो structural में fluidity है. fluidity का मतलब है जो कोई चीज बहती है, सो इसका मतलब है कि रिजिडिटी कम है, एंड एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू फैक्टर्स. कोई भी सोसाइटी से जो भी सोसाइटियल प्रेशर होंगे, पुश और पुल हो सकता है, राइट. पुश हो रहा है और पुल हो रहा है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे भी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, so these organization would like to change very quickly as compared to one best way type of organization, or for that matter these are giving a pan solution. एक ही solution है सब चीज का, one best way, universal design, but they are saying no, according to technology, according to environment, according to the requirement, according to the change in the serving clients, or type of framework that is being used, type of method that is being used to serve the people, उसके अनुसार ये चेंज हो सकती हैं. इसीलिए सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी कहा गया दूसरी टाइप ऑफ जो थ्योरीज हैं. एक थ्योरी यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी, सो दैट इज मोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वन बेस्ट वे, लूथर गुलेक, लिंडन उर्विक, देन हेनरी फेयोल, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. So this is more of a closed system. It is not interacting, no interaction with the environment.
these are interacting with the environment. That is why situational design theory is there with them. Now you see universal design theory, relevance to public administration. Yes, definitely there is relevance to public administration, because they have been the groundwork that has been done in making more complex theories, right? So scientific management school, F.W. Taylor, classical theory of management, administrative management theory, bureaucratic theory of Weber and Henry Fayol, Weber. So ये mainly क्या है, तीन हमारी थ्योरीज का डिजाइन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और साइंटिफिक मैनेजमेंट की अब हम बात करते हैं. So scientific management, the term was never invented by F.W. Taylor. Louis Brandeis was the person who invented it. पर 19वीं शताब्दी के लेटर भाग में और 20वीं शताब्दी के पहले, मतलब 1819s और 1920s, इस समय के दौर में, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट शुरू हो चुका था. वहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, F.W. टेलर को फादर बोला जाता है. उनके अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ पीपल. सो फ्रेडरिक W. टेलर 1856 से 1915 तक रहे. इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, शॉप मैनेजमेंट, many of the books, right? Some of the books he has written and that have impacted the working of the technological type of organization. He himself was an engineer. And worked in particularly steel factories. Learned a lot. Steel factory में काम करते हैं, Bethlehem steel factory, और भी studied in France and Germany as well. In US his work was, and tried to improve the working of the shop floor level. Shop floor level पे काम किया. Shop floor level का मतलब होता है workers का काम देखा और वहां प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया. ये एक इनका कंट्रीब्यूशन है. अब देखते हैं आगे. सो कंसर्न फॉर एफिशिएंसी बहुत था. किसी भी काम को एफिशिएंटली हम कैसे कर सकते हैं. अगर 100% रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो क्यों ना 80% रिसोर्सेज का ही यूज कर रहे हैं. रादर इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही रिड्यूस्ड द वर्कर्स from around 140 to 170 and the output was same. तो जब इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो लोगों का ध्यान बहुत गया इनके ऊपर. एम्फेसिस ऑन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, एक तरीके के फॉर्मेट्स होने चाहिए. देयर शुड बी वन वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, स्टैंडर्ड्स तय कर लो. इंप्रूविंग ह्यूमन एफर्ट एट द लेवल ऑफ वर्कर्स. सो हाउ दैट वाज डन? डिस्कवरी ऑफ व्हाट? Best ways and tools. He tried to do it one best way, to find out scientifically the one best way to increase productivity. So you are seeing over here, this is Taylor and he is trying to improve something, and you can see over here he has this timing machine in his hand and another machine. So this is a timer. So what he is trying to do is, what his contribution was time study. जैसे let us suppose there is this mobile phone. Right? And this mobile phone में there are 7 operations इसको बनाने में. One could be battery, another could be lens, another could be the out cover, or another could be the certain another elements that are there, the SIM card section where SIM card would be put, and many. So he studied everything. Operation 1 is taking how much of time, 2 is taking how much of time, 3, 4. So by this way he first of all broke down the complex thing into smaller units and studied them and find out what is the optimum time that he is doing. Also motion study. For an example, on the shop floor level, I had my internship in a textile unit. Shri Lakshmi Cottons around Roorkee के पास एक जगह थी. I did the same thing in my dissertation. तो motion study,
जैसे वहां पर बनती थी शर्ट्स, जैकेट्स। सो हर एक जो टेलर था वहां पर बैठा हुआ, FW टेलर वाला टेलर नहीं जो चीजों को सिल रहा है, वो वाला टेलर, व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू डू सर्टेन ऑपरेशंस। पूरी की पूरी शर्ट एक कोई टेलर नहीं बनाता था, कोई बाजू बना रहा है, कोई केवल स्विंग का काम कर रहा है, बटन लगा रहा है, या कोई कॉलर लगा रहा है। तो एक मोशन होता है, आपको यहां से उठा के कॉलर रखना है मशीन पे, उसको सिलना है और डब्बे में डालना है। तो अब ये मोशन में क्या है, आपको फटीग भी होगा अगर आप दूर से उठा रहे हो। सो क्यों ना बिल्कुल टेलर की टेबल पे आ जाए और यहीं से यहां पर लगाए और खुद चला जाए ऑटोमेटिक। सो दिस इज बेटर मोशन। इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यही टेलर ने स्टडी करने का कोशिश करी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, राइट। और ये टेलर की जो चीज थी, इससे उन्होंने एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी। सो स्टैंडर्डाइजेशन करा, टूल्स का भी स्टैंडर्डाइजेशन करा कि कहां पर कैसे टूल्स यूज होंगे। अगर शॉवल भी यूज करना है तो बहुत तरीके के शॉवल यूज हो सकते हैं, अगर खुदाई के लिए कोई चीज यूज करनी है तो, राइट। सो यू सी, increased productivity according to him will bring mental revolution। अगर प्रोडक्टिविटी हमने कर दी तो मेंटल रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जो हमारे अपने ऊपर वी हैव इम्पोज्ड लिमिट्स, वो हट जाएंगी। द इम्पोज्ड लिमिट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस ओनली x 100,000 cars in a year, for an example Tata is saying, so that would be removed. We can produce 20,000 because now efficiency is more। and also workers ka viewpoint to see the management, how workers are seeing the management and how management is seeing workers, right? They are not antagonists, they are rather a team। यही mental revolution है, mental revolution total। और इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग मेंटल रिवॉल्यूशन होगा कैसे, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी जब बढ़ेगी, अपने आप पैसा ज्यादा आएगा, सो पीपल वुड बी लेस फाइटिंग लेस, दिक्कतें कम होंगी, अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी वर्कर्स की भी और साथ में एम्प्लॉयर्स की भी। इफ इमेजिन इफ देयर इज मोर प्रोडक्टिविटी, सो ऑब्वियसली मोर सेलिंग ऑफ द गुड्स, मोर सेलिंग ऑफ द गुड्स देन मोर प्रॉफिट, एंड इफ मोर प्रॉफिट इज देयर टू द ओनर्स, वन हु आर एंटरप्रेन्योर्स, तो उससे वो वर्कर्स को भी क्या देंगे, बोनस देंगे या फिर उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट देंगे, राइट। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, मेजरली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेजरली कॉन्फ्लिक्ट ये है पेमेंट समय पे नहीं हुआ, कम पेमेंट हुआ, सैलरी नहीं आई, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है लगाने को, एसी लगाने को या फैंस लगाने को, वाटर के अरेंजमेंट करने को, ब्रेक्स देने को, राइट। सो ऑल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर वुड बी रिजॉल्व्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ साइंस, बिकॉज देयर वुड बी वन बेस्ट वे एंड दिस वन बेस्ट वे वुड स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग एंड देन देयर वुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा मानना था FW टेलर साहब का, राइट। सो नाउ यू सी, the focus was concentrated on the work done at the lowest level। ये मैंने बताया है। तो देखिए FW टेलर जो देख रहे हैं वो एज एन इंजीनियर और मैनेजर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हायरार्की में वो ऊपर हैं। प्लानिंग उनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, यहां से देख रहे हैं। पर वो स्टडी किसको कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड, यहां पर। तो आप देख रहे हैं दिस इज अ शॉप फ्लोर लेवल, राइट। देयर आर टाइपिस्ट, देयर आर मशीन ओवर हियर, और यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल। किसी भी कारखाने का वो भाग जहां पर काम होता है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल था, तो इन्होंने बुक लिखी थी, तो मेटल को काटा जा रहा है, उसको अलग अलग पीसीज में, वहां पर कुछ फैब्रिकेशन किया जा रहा है, ये सब काम ये देखते थे। सो पर्पस वाज टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल नेचर ऑफ वर्क कैसा है, और फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कर्स, दोनों को एक साथ लाना है। ट्रेन्ड वर्कर्स को और वर्क को एक साथ लाना है। सो फिजिकल नेचर ऑफ वर्क कैसा है, क्या इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ मैन पावर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ओनली वेरी रोबस्ट काइंड ऑफ पीपल कैन डू दैट। फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द वर्क, क्या बहुत सारी चीजें को उठा के इधर से उधर रखना है, या बहुत सारे हमें रिंच एंड कीज यूज करनी है चीजों को खोलने के लिए, बहुत हार्डली मेटल को काटना है, बहुत गर्म जगह है,
ऑल दोज थिंग्स सो हैव टू बी एनालाइज्ड. अगर बहुत गर्म जगह है, अनकंफर्टेबल है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती. अगर बहुत पुराने टाइप के टूल्स यूज हो रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इट मींस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वैल्यूज नहीं है उसमें, बेस्ड ऑन फैक्ट्स. इमोशंस के अलावा ऑब्जेक्टिवली देखो, मेजर करो हर चीज को इंपेरिकल बेसिस पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा डिटरमाइन द वन बेस्ट वे. अब डेटा देख लो, डेटा का मतलब है यहां से देख लो कि कितने लोग काम कर रहे हैं और एवरेज निकाल लो, कि एवरेज निकाल लो कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 चीजें कर सकता है. सो दिस इज एवरेज, राइट. एंड एक व्यक्ति एक काम ऑपरेशन को करने में 10 मिनट्स ले रहा है एक मशीन को साइन करने में. सो नाउ यू हैव द बेस्ट वे जिसमें 10 मिनट में चीजें सबसे अच्छी तरह हो सकती हैं और एक एवरेज 10 मशीन बना सकता है व्यक्ति. सो यहां से आता है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और इस वन बेस्ट वे को एवरीवेयर वी कैन पुट ऑन. सो दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. दैट वाज द वन बेस्ट वे अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Now, the essence of scientific management was stated by Taylor. First, develop a science of each element of men's work. So, total जो work है उसको तोड़ना है. If this is the work, then you have to break it. W1, W2, elements में W3, W4. As I told you, example of sewing a shirt. बाजू, collar, आगे का भाग, यहां पर stitching, buttons, everything has to be broken down. And old rule of thumb method को हटाना है. What is rule of thumb? Rule of thumb जैसा चल रहा है status quoist कि ये सही है, yes, ये है rule of thumb. No, this rule of thumb has to be removed. We need to find out scientific one best way and better than this. Okay? So second, scientifically select and train and teach and develop the workmen. Scientifically select करो. It means there would be physiological aspect, जैसे फिटनेस कितनी अच्छी है, कहां से, क्या कोई टेक्निकल एजुकेशन करी है या नहीं करी है, या फिर एक्सपीरियंस कैसा है. और फिर हमने क्या कराया कि डेमो कराया, डेमोस्ट्रेशन कराया. So that is scientifically selection. Then if there is some lag, then train them. And Taylor believed everybody can be trained to best of his or her qualities. हर किसी में क्षमता है और उनको ट्रेन किया जा सकता है. और develop the workman, then develop them, change their attitude towards work. Because Taylor, what he observed initially, that there was this thing soldering happening, soldering and group soldering. आलसीपन एक तरीके से कि वर्कर्स वर जानबूझ के वर नॉट प्रोड्यूसिंग मच, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि एक बार अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होने वाला है, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा और आगे से सुपरवाइजर हमसे वो ही कराएगा, हमेशा ज्यादा काम कराएगा. और इससे क्या होगा, अगर कुछ ही लोग, कम लोग ज्यादा काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ले ऑफ हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा. तो क्यों ना हम सब मिलके कम काम करें. सो ऑब्जर्वेशन ऑफ टेलर वाज दैट. देन ही डिवाइज्ड सर्टेन थिंग्स, दैट बेटर मशीन, बेटर मैन एट वर्क, ऑल्सो डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम, कि आप अगर एक एवरेज तक काम करते हैं तो आपको एवरेज मिलेगा, जैसे ही एवरेज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे आपको बोनस मिलने लगेगा. सो वर्क में डिफरेंशियल रेट सिस्टम लगाया गया. सो एवरीबडी वाज मोटिवेटेड टू डू मोर. दैट इज व्हाट इज रिमूविंग द ओल्ड मेथड. रूल ऑफ थंब नहीं चलना है. कॉपरेशन की बात करी, मेंट टू इंश्योर ऑल द वर्क बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद साइंटिफिक प्रिंसिपल. तो साइंटिफिकली सबको कोऑपरेट करके चलना है, ये बात करी. और साथ में ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. अब से पहले, बिफोर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बिफोर द डिस्कवरिंग ऑफ वन बेस्ट वे, देयर वाज दिस दैट मैनेजर्स वर रादर शिफ्टिंग ऑल द ब्लेम्स. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते थे वर्कमैन पे
और सारी की सारी ऑथोरिटी अपने पास रखना चाहते थे, पर इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा मैनेजर्स हैज मोर ड्यूटी ओवर हियर, मैनेजर्स हैज मोर ड्यूटी, हैव टू बी मोर विजिलेंट एंड ड्यूटीफुल. व्हाई? Because they are more educated, they are in the position to help out the workers. It is the workers who are doing the maximum work. But managers and workers now have to be hand in hand. They would have to be contribute same type of contribution करना होगा, मैनेजमेंट को भी और वर्कर को भी, और वहां पर इक्वल डिवीजन होना चाहिए. फेलियर दोनों का होगा, ये नहीं कि मैनेजमेंट इंटैक्ट रहा और सारे वर्कर्स को फायर कर दिया. पहले ऐसा होता था, और इन्होंने ओनस, ही पुट द ओनस ऑन मैनेजर्स बिकॉज दे आर मोर केपेबल, एजुकेटेड, बेटर एजुकेटेड, राइट. वो यहां पर हैं हायरार्की में, नॉलेज हायरार्की में यहां पर बैठे हुए हैं, और मजदूर यहां पर हैं. सो दैट इज इट. सो दिस वाज हिज आइडिया, दिस वाज हिज आइडिया अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क इन बिटवीन मैनेजर्स एंड द वर्कर्स. So Taylor's and his associate, there were another people also, lot of people who were involved with Taylor. The whole of the scientific management movement जो है वो लंबा है, टेलर के अलावा भी है. So Henry Gantt, Frank and Lenian Gilbert, so these were the husband and wife. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे, और इन बुक्स आर्टिकल्स को बहुत सारे स्कॉलर्स ने स्टडी किया, और स्कॉलर्स ने स्टडी किया, एंड दिस spread to USA in different industries. So writing impacting industrial and practices in USA and also in Europe. Europe में भी scientific principles तो चाहिए थे. Industrialized world था, industrial revolution वाला world हो चुका था. हम बात कर रहे हैं 1890s की, 1910-15 तक की, 20 की ये बात कर रहे हैं, early 20th century. So industrialized world था. अब big organization needed to come up with new set of production method. Earlier के जो मेथड थे वो चल नहीं रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही थी. They have to cut the cost, they have to increase the production, population was increasing, right? So now Gantt, well known for invention of Gantt chart. देखिए ये Gantt chart होता है, इसको आप अपनी तैयारी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. यहां पर क्या होता है कि प्लानिंग, यहां से यहां तक के दिन प्लानिंग चली और रिसर्च का काम चला. तो अब आपको ये रिसर्च का काम यहीं पर खत्म करना है, और आप देख सकते हैं कि मैं कहां पर पीछे हूं, आगे हूं. इंप्लीमेंटेशन, जैसे मार्च अप्रैल से इंप्लीमेंटेशन काम शुरू हो जाएगा, और डिजाइन का काम शुरू हो जाएगा मार्च से. तो ये प्लानिंग का पार्ट है, गैंट चार्ट है, और इसको गैंट चार्ट को बनाया गया. तो इसका बहुत यूज होता है, पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं आप, कि जीएस मुझे तब तक करनी है, और प्लान कर लिया, मुझे रिसर्च तब तक करना है, ऐसे तब तक करना है, इंटरव्यू की तैयारी तो ऑब्वियसली मेंस की तैयारी तब तक शुरू कर लेनी है, ऐसे करके, राइट. सो दिस इज समथिंग प्लानिंग, रिसर्च, डिजाइन, इंडस्ट्रियल यूज में जो हो रहा है. देन द हस्बैंड एंड वाइफ गिलबर्ट सिस्टम नोन एज स्पीड वर्क, ये करा, स्पीड वर्क लेके आए गिलबर्ट और लीनियन, फ्रैंक एंड लीनियन गिलबर्ट. सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है टेलर के एसोसिएट्स का, उनके जो साथ काम कर रहे थे. So we need to pay attention more to Gilbert work. More far-reaching consequences हुए गिलबर्ट ने, जो हस्बैंड एंड वाइफ ने जो अपना योगदान दिया, और मॉडर्न मोशन स्टडी टेक्निक्स भी ये लाए, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था फ्लो प्रोसेस चार्ट. सो आजकल हम जो फ्लो चार्ट बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, स्टार्ट योर वर्क, ये करा या नहीं करा, या हम आंसर राइटिंग में कहते हैं फ्लो चार्ट्स का यूज करिए. दैट इज बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ लिलियन एंड फ्रैंक गिलबर्ट्स कंट्रीब्यूशन, और मोशन स्टडीज में भी इन्होंने काम किया, और काफी इंपॉर्टेंट इनका काम है. सो operations were broken down into parts and performed by several workers. So assembly lining में जैसा काम होता है कि पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दो. Help to discover operation can be eliminated or shortened. अब जब आपने एक बड़े पार्ट को, इतने बड़े काम को छोटे में कन्वर्ट कर दिया है, 10 ऑपरेशंस बना लिए, so you can find out which of the operations can be done in better less time. और फिर जब आपने इंटीग्रेशन किया इसका, तो देखा 10 मिनट बचा लिए एक ऑपरेशन पे, या होल ऑफ द थिंग पे 5 मिनट बचा लिए. दैट वाज देयर कंट्रीब्यूशन. नाउ main features of scientific management, another set of main features that is given in the book are
सो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, साइंटिफिक वर्क ने ये करा कि प्लानिंग करने वाले अलग लोग होंगे, एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग होंगे, एक ही लोग नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्लानिंग ऑफिसर्स आर देयर, प्रोडक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर देयर, एंड दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शन के आधार पे फोरमैन बनाओ। फोरमैन का मतलब होता है वन हु लीड्स द टीम, राइट, एक तरीके से सुपरवाइजर। सो फंक्शनल फोरमैनशिप, देयर इज प्लानिंग, रूट क्लर्क। अब देखिए, आप कभी भी किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, या आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है काम किया हो या कर रहे हो। सो देयर इज अ होल लेआउट। लेआउट का मतलब है कैसे, जैसे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है एक कार का, तो सबसे पहले यू हैव टू हैव दीज व्हील्स फिटेड विद अ, ये धुरा लगा लिया, एक्सिल लगा लिया, व्हील लगा लिए, इसके ऊपर ये ऑपरेशन 1 हो गया, ऑपरेशन 2 हो गया, ऑपरेशन 3, यहां पर इस स्पेस में क्या लगेगा, जो इसकी चेचिस होता है, चेचिस लग जाएगी यहां पर, तो गाड़ी का चेचिस लग गया। फिर इसका हेड बॉनेट लगेगा या इंजन लगेगा। ऐसे करके क्या होता है, रूट होता है कि किधर से ये चीजें चलेंगी और यहां के लिए सप्लाई कहां से आएगी, सप्लाई कहां से आएगी, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कहां से जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कहां से निकलेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं प्रोडक्शन वालों के लिए, आप किसी भी शॉप फ्लोर में जाएंगे वहां होता है कि फायर के समय ऐसा करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डायल करें, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम और कॉस्ट देखने वाला, ज्यादा ना लगे, सुपरवाइजर ये देख रहा है कोई लेट तो नहीं कर रहा है। डिसिप्लिनरी वर्क करना, कि सब वहां पर डिसिप्लिन बना रहे, अपनी जगह पे हर कोई को सप्लाई मिलता रहे, कोई इधर उधर भागे ना। देन प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बॉस, स्पीड देखने वाला। गैंग बॉस, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन पे ध्यान रखने वाला, गैंग मतलब ग्रुप। रिपेयर बॉस, मशीन्स का रिपेयर होगा, और गैंग बॉस ये भी इंश्योर कराता था कि जब मशीन्स बंद हो रही हैं तो वो सही है या नहीं। इंस्पेक्टर, देन क्वालिटी इंस्पेक्टर की बात है ये। क्वालिटी इंस्पेक्टर वुड इंश्योर कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। So functional foremanship, I have told you, motion and time study, these are also main features we have already discussed. Best way to do a work, standardized time for completion of task, right? Best way बनाना है और standardized task कर देना है कि अगर एक कार बनानी है और उसमें टायर लगाने हैं तो 10 मिनट्स इस टायर में, 10 मिनट्स इस टायर में। डिफरेंशियल पीस वर्क, हर बेसिकली अगर कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको बोनस मिलेगा। एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि एवरेज वर्कर इतना प्रोडक्शन करता है। टू इनकरेज वर्कमैन टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट टू परफॉर्म बेटर सो दैट दे गेट मोर वेजेस, दे गेट मोर मनी, दे गेट बोनस। सो अब ऐसा होगा, सो दे विल स्टॉप सोल्डरिंग, जो मैंने आपको बताया था, लेट लतीफी, आलसीपना छोड़ देंगे, सोल्डरिंग वो करना छोड़ देंगे। दैट वाज हिज आइडिया, and his idea worked basically. As I have told you, in one of the factory he went and reduced the number of workers from 400 to 170 around, and the production was same. So there are a lot of criticism also of Taylor and his scientific movement, and let us see what are those. Greatest जो resistance आया वो लेबर लीडर से आया। टेलरिज्म को कहा गया कि ये थ्रेट है ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में, और जो एक तरीके से यूनियन थी, कॉलेजियलिटी थी, भाईचारा था वर्कर्स का, राइट। सो लिविंग वेजेस, 8 आवर्स ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइज हो जाओ तभी आपकी बात मानी जाएगी। यू सी ओवर हियर, सो दीज पीपल वर वेरी अगेंस्ट टेलर एंड हिज एसोसिएट्स। और ये भी कहा जाता है इन्होंने मैकेनिस्टिकली देखा, मशीन की तरह देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। व्हाट अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट, the human aspect of organization? What about the groups? What about, how do groups behave? What are different motivation apart from money? Apart from monetary benefits, what are other motivation? Why do people work? Right? Interested in improving workers' performance at level of the shop floor. ये एक और इनका था कि ये शॉप फ्लोर पे ही देखना चाहते थे। शॉप फ्लोर मैंने आपको बताया है कारखाने की वो जगह जहां पर मजदूर काम करते हैं। So what about managers? What about people who are in mid management and upper management? What about if we see this hierarchy? What about these people? Less concern about these, haven't studied these, and mostly these people.
शॉप फ्लोर लेवल पे इनको ही ध्यान दिया गया। ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को तो नेग्लेक्ट करा ही गया, जैसे मैंने ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, व्हाट आर द डिफरेंट मोटिवेशंस, और ह्यूमन एस्पेक्ट को डिक्लाइन किया गया। वेलफेयरिज्म बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया टुवर्ड्स द वर्कर्स प्रॉब्लम्स। सो देयर इज lot of contribution also done by the Taylor scientific movement and his associates. A big movement that they started has helped the organizations to grow, not just in USA, Europe and elsewhere also, भारत जैसी जगहों में भी। So scientific management का जो idea था उसने administrative thought को भी, public administration को भी, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं तो केवल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, बट ये प्रोडक्शन से स्पिल ओवर होते होते प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आया। वहां भी मोशन स्टडीज, टाइम स्टडीज का यूज करा गया, स्टैंडर्ड तय करे गए। सिटीजन चार्टर में जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, वो कहीं ना कहीं यहां से आ रहा है। सो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज करा गया पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी। और कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क, जिस कॉन्सेप्ट से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को देखना शुरू किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लोगों ने भी उनको क्या किया, टेलर के आइडियाज से लिया बाद वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलिनिएशन कर दिया उन्होंने कहा कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीजें हैं वो ठीक है, मैनेजर्स और जो आपके वर्कर्स हैं उनके पास बटी हुई होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स यूज करा कंट्रोल में, कोई भी चीज जब प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूज करें कि आप 10 में से 8 चीजों को A+ वाली ही प्रोडक्शन करेंगे, 2 A हो सकता है, पर B और C स्टैंडर्ड यूज नहीं करा जाएगा। प्लानिंग को ऑपरेशन से अलग किया, जो मैंने आपको दिखाया था अभी फंक्शनल फोरमैनशिप में भी। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बांटना, इंसेंटिव सिस्टम, बोनस सिस्टम, डिफरेंशियल रेट सिस्टम बनाया। जो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे दे विल गेट मोर मनी। टेलर के जो आइडियाज हैं उन्होंने लेटर पीरियड में, पोस्ट टेलर जो लोग थे उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1927 से, अगर आप देखेंगे 1927 से जो 37 का दौर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडीज में, उसको प्रिंसिपल्स का दौर माना जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहां पर जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे पॉक हो या पोस्ट कॉर्प की मैं अगर बात करूं, सो ये जो लोग मोटिवेशनल एक इनका ओरिजिन था, वो कहीं ना कहीं टेलर के आइडियाज से ड्राइव हो रहा था, टेलर के आइडियाज से वो ले रहे थे मोटिवेशन, राइट। सो दीज वर द कंट्रीब्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू get connected and get updated to regarding all the new happenings that are happening with public administration, तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिक एड बाय शेखर। यहां पर आपको डेली के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज हम उनको मार्क करते हैं कि किस चैप्टर यूनिट में वो इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के आधार पे, सो दैट बहुत जरूरी है कि डायनेमिक पार्ट आप कवर करता रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑल्सो शेयर some of the articles from EPW and also handwritten notes, also the lectures that we are doing over here you will get over there, and printed notes, printed by that mean PDF, in PDF or Word document में convert करके I have uploaded also sample के तौर पे। Apart from that you will get connected to me. I have worked at sub-divisional level in Uttar Pradesh as a PCS officer in Moradabad district. I know what happens on the ground when it comes to public administration, developmental, revenue administration, law and order administration. आप जुड़िए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड बाय शेखर ग्रुप से, और आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी बुक में कोई दिक्कत हो रही है तब भी पूछ सकते हैं। एज अ टीचर ये मेरा दायित्व है। आप जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर इंस्टाग्राम पे भी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं एक और भाग में इसी चैप्टर के 3rd, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।